Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 1st February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Edwards IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज कोर्ट ऑफ वाराणसी परमिट्स हिंदू प्रेयर्स इन ज्ञानवापी मॉस्क सील्ड बेसमेंट. अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा, कल से आप इसको न्यूज में सुन रहे होंगे कि वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने क्या अलाउ किया है, जितने भी आपके हिंदू प्रेयर्स हैं, तो आपका जो ये ज्ञानवापी मॉस्क है, मस्जिद है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहां पर उसका जो बेसमेंट है वहां पर हमें क्या कर दिया है, जो हिंदूज हैं एक्चुअली, तो हिंदू प्रेयर्स के लिए उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, जो हिंदूज हैं वहां पर जाकर प्रेयर कर सकते हैं. इसके लिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया है, आपके डायरेक्शंस दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टू मेक अरेंजमेंट्स टू स्टार्ट द पूजा विद इन 7 days. तो यहाँ पर जो पूजा उसको 7 दिन के अंदर स्टार्ट करने की बात कही है और डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको पूरे अरेंजमेंट करने हैं कि हिंदू जाके ज्ञानव्यापी मॉस्क का जो बेसमेंट है वहां पर क्या कर सके, वो पूजा पाठ कर सके. अभी यहाँ पर हम बात करते हैं जो अंजुमन इंतजामा कमेटी है ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क की, तो उन्होंने इस चीज को, ये जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया है ना. अब इसमें यहाँ पे ये बातचीत की जा रही है कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, जो 1986 का आप बाबरी मस्जिद वाला केस था, आप उसके पैरेलल में जा रहे हैं और उस केस को फिर से ओपन करने की बात कर रहे हैं. सो अभी फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है हमारे लिए, इसे कंटिन्यू हम करेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है What makes the India France strategic partnership tick? अभी हम बात करते हैं किसकी, इंडिया एंड फ्रांस की. पहले हम थोड़ी सी लोकेशन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. सो ये है हमारा प्यारा भारत और इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर इन सबको क्रॉस करते हुए रेड सी को यहाँ पर और मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ, फ्रांस में. ओके, अब फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. ओके, फ्रांस क्या है, आपका एक P5 मेंबर है. आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएन के जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो उसमें से एक जो परमानेंट मेंबर है वो कौन है, आपका फ्रांस है. तो फ्रांस, देखिए हम बात करते हैं फ्रांस, रशिया, यूएस. पहले अभी हम सिर्फ इन 3 नेशंस की बात करते हैं. तो फ्रांस, रशिया की बात करते हैं. रशिया हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है और अच्छे हमारे रिलेशन है. यूएस के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं और फ्रांस के साथ भी हमें रिलेशन बनाने हैं. और हमारे रिलेशन, हम अगर हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे ही रहे हैं. लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जो रिलेशन है फ्रांस के साथ उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. इसी के चलते हमारी जो वेरियस डिफेंस डील्स हो रही हैं. कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो फ्रांस की विजिट में गए थे और अभी हाल फिलहाल में ऑन द 26 जनवरी चीफ गेस्ट बनकर आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, ऐसा इसलिए हो रहा है और आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले की बात है. मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो रिलेशन है फ्रांस के साथ वो बहुत ही अच्छे रहे हैं. इसको अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है. अब देखिए रशिया की बात करते हैं. ऑल्दो हमारे रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ड्यू टू दैट थिंग रशिया का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं झुकाव है, वो जो रशिया का जो टिल्ट है वो किसकी तरफ हो रहा है, चाइना की तरफ हो रहा है ना, चाइना की तरफ हो रहा है. सेकंड हम बात करते हैं यूएस की. यूएस क्या हो जाता है, ठीक है, हम बात करते हैं यूएस का हमारा रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वेरियस यहाँ पे हमारी डिफेंस डील हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन यूएस के यहाँ पर डबल रोल आ जाता है. यूएस का कैसा डबल फेस आ जाता है, यूएस इंडिया के साथ भी अच्छा है तो यूएस पाकिस्तान के साथ भी अच्छा है ना. तो ये जो हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं कि कभी हो जाता है टू फ्रंट वॉर, मतलब एक तरफ आपका चाइना आ जाता है और दूसरी तरफ अगर आपका पाकिस्तान आ जाता है, तो कभी ऐसा यहाँ पर टू फ्रंट वॉर होता है तो यूएस किसका साथ देता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, थोड़ा सा इसमें हमारा कंफ्यूजन आ जाता है. अब बचता है कौन, फ्रांस. तो फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, अब इसकी हम पूरी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं. चलिए आप यहाँ पर देखेंगे. सो फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक चिराग वाज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे इन 1998. हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1998. 2024 में चीफ गेस्ट थे ही, बट 1998 में जब फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे चिराग जी, वो भी क्या थे, रिपब्लिक डे के गेस्ट थे. और उसी टाइम पर इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है. तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली इंडिया और
जो फ्रेंच है आपका, इसका न्यूज में बना हुआ है। सो इन 1998 हमारी यहाँ पर क्या होती है, इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश होती है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अगर हम बात करते हैं, सो द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज टेस्टेड व्हेन इंडिया अंडरटुक इट्स सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। अब देखिए, हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो स्टैब्लिश कर ली, मतलब आपने एक दोस्त तो बना लिया, लेकिन वो दोस्त हमारी मुसीबत में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें हमारा साथ देगा, हमारी हेल्प करेगा या नहीं, इसका भी टाइम आता है ना एक। जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, क्या कि कभी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब एक जनरल सी बात है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें एक होप रहती है कि हमारा फ्रेंड आएगा, वो हमारी हेल्प कर सकता है इस चीज पर, है ना। सो यहाँ पर फिर 1998 में आप सभी को पता होगा कि इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना। सो इस सीरीज में किसने साथ दिया था, हमारा फ्रांस ने यहाँ पर साथ दिया था, क्योंकि उस टाइम पर हमने देखा था इंडिया के ऊपर बैन लगा हुआ था, आप कह सकते हैं एक तरीके से सैंक्शंस लगाए गए थे कि कोई भी हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है आपकी, जिसकी वजह से ये था कि कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ये सारी चीजें। तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ओपन अ डायलॉग विद इंडिया एंड डिस्प्लेड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सिक्योरिटी कंपल्शन। तो इंडिया ने जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो फ्रांस ने क्या किया था, इंडिया का साथ दिया था, और जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसल्स थे, सिक्योरिटी कंपल्शन से उस चीज को समझा और उन सारी चीजों को सामने सारी प्रेजेंट किया। सो इट वाज द फर्स्ट P5 कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर अ परमानेंट सीट इन द एक्सपेंड एंड रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले तो हमने बात कर ली कि हाँ, हमारे इस दोस्त ने मुसीबत में हमारा साथ दिया। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ये आपका P5, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है, P5 नेशंस में आपके जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 कंट्रीज हैं। सो फ्रांस इज वन ऑफ देम, कि वो क्या करता है, क्लेम करता है कि इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया को कि जो यूएन का यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म करना होना चाहिए, इनकी जो परमानेंट सीट है उसमें एक्सपेंड होना चाहिए, और इंडिया शुड बी अ वन मेंबर ऑफ देम, है ना। तो इंडिया उसका क्या होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंडिया एंड फ्रांस की है वैल्यू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है। इंडिया ने क्या किया था, आपका जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका अडॉप्ट किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अगर हम पहले, आप सभी को पता होगा, फ्रांस क्या है आपका, फ्रांस इज अ मेंबर ऑफ नेटो, नेटो का मेंबर है। पहले जो नेटो का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, फ्रांस में ही था। बट जब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया क्या करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अडॉप्ट करता है, नॉन अलाइनमेंट को अडॉप्ट करता है। सो इन 1949 यहाँ पर क्या होता है, जो नेटो का हेडक्वार्टर होता है, तो फ्रांस क्या करता है, जो मिलिट्री इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड होता है 1966 ड्यू टू रिजर्वेशन ओवर द यूएस इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्रेंच डेटरेंस होता है, तो नेटो का यहाँ पर जो हेडक्वार्टर था उसे फ्रांस से चेंज करके कहाँ कर दिया जाता है, आपका ब्रुसेल में कर दिया जाता है ना, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। नेटो को, जो नेटो का हेडक्वार्टर था उसको शिफ्ट किया जाता है कहाँ, ब्रुसेल से, फ्रांस से लेकर कहाँ, ब्रुसेल में। तो मतलब हमने ये देखा कि फ्रांस ने हमेशा हमारा यहाँ पर साथ दिया है। उसके बाद हम कोल्ड वॉर के बाद जब ये एरा एंड होता है और एक तरीके से हमें एक मल्टीपोलैरिटी की वर्चू यहाँ पर नजर आती है, एक्सपोज होती है। सो फ्रांस वॉर डिस्कम्फर्ट विथ यूनिपोलर सिस्टम, फ्रेंच भी क्या था आपका, फ्रांस भी यूनिपोलर जो सिस्टम था उससे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट था, है ना। सो हाइपर यूएस का बहुत ज्यादा जो हाइपर प्रूसेंस था। सो इसके बाद हमने देखा कि जो इंडियन ओशन में जो रेसिडेंट पावर है, जियोपॉलिटिकल फोकस है फ्रांस का, वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। सो बोथ फ्रांस एंड इंडिया शेयर अ कॉमन ट्रेट्स ऑफ सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म। यहाँ पर इंडिया और फ्रांस की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन ट्रेट है, कौन सा, सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म, एंड प्राइड देमसेल्व्स ऑन देयर आर्गुमेंटेटिव इंटेलेक्चुअलिज्म बट हैव वाइजली रिफ्रेन्ड फ्रॉम प्रीचिंग टू ईच अदर, है ना। तो दोनों कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे अच्छे से एंगेज होती हैं। ऑल्दो हमें पता है कि फ्रांस क्या है, किसका पार्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस non-Anglo-Saxon nation found it easier and more natural to engage with India on equal terms। तो इंडिया के साथ यहाँ पर engage होने में बहुत ही easy फ्रांस को होता है। अब हम यहाँ पर न्यू बिल्डिंग आपकी मतलब की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। अभी यहाँ पर 1998 में हमारे कुछ न्यूक्लियर डायलॉग्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स को हम स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक हम इस चीज को लेकर गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे 3 पिलर्स हैं, कौन कौन सा, न्यूक्लियर, स्पेस
और आपका थर्ड आ जाता है कौन सा, डिफेंस। उसके साथ साथ जो हमारा एजेंडा है वो भी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें हमने क्या किया है, काउंटर टेररिज्म। यहाँ पर फ्रांस भी टेररिज्म को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, सब मतलब कि एक तरह से उसके अगेंस्ट में है जब भी यहाँ पर बात आती है टेररिज्म की। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइबर सिक्योरिटी का इशू। तो धीरे धीरे ये जो 3 पिलर्स है, अब ये धीरे क्या हो रहा है आपका यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पर हो रहा है, और जो यूक्रेन एंड गाजा में कन्फ्लिक्ट है तो यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स किए जा रहे हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। दूसरी बात हम करते हैं कि सबसे ज्यादा जो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो किससे परचेस करते हैं, रशिया से, नो डाउट इसमें। बट सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं तो क्या सिर्फ हमें रशिया पर ही डिपेंड रहना चाहिए, नहीं। इसलिए हमें जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो हमें थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि हमें जो हमारा ट्रेड है, डिफेंस ट्रेड है, उसे क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। थोड़ा सा इसे हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, एक्सपेंड नहीं, इसे डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर सिर्फ हम रशिया पर डिपेंड रहते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या किया, यूएस के साथ भी हमारी डील्स चल रही हैं और साथ साथ फ्रांस के साथ भी हमारी यहां पर डिफेंस डील्स चल रही हैं। सो आफ्टर रशिया सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री आती है, आपकी फ्रांस आती है, जिसके साथ हमारा यहां पर डिफेंस ट्रेड चल रहा है। सो अभी हम टोटल बात करते हैं। सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टोटल यहां पर 36 राफेल एयरक्राफ्ट हमने परचेस किए हैं। उसके साथ अभी 126 जो इम्पास नेगोशिएशंस यहाँ पर चल रहे हैं। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं जो हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें भी यहाँ पर जो फ्रांस है वो हमारी हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा। इसका जो एक रोड मैप हमने प्रिपेयर किया है, सो इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप दैट फिट्स इन विद द ग्लोबल गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर टाटा एडवांस जो हमारा लिमिटेड है, एयरबस कंक्लूडेड है, तो इनके साथ यहाँ पर हमारी क्या हो रही, कोलैबोरेशन हो रहा है और हम यहाँ पर हमारा जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, इसकी तरफ हम आगे मूव कर रहे हैं। ओके, सो वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज हैज बीन ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू फ्रांस फॉर हायर एजुकेशन। अभी जब हमारे 26 ऑफ जैन को है ना, रिपब्लिक डे पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो फ्रांस में उन्हें हायर एजुकेशन के लिए उनको यहाँ पर इनवाइट किया है और ये कहा है कि मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो फ्रांस में हायर एजुकेशन के लिए उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो ये सारी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर ली। उसके बाद जो वेरियस डिफेंस डील्स है वो साइन हो रही हैं। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डज नॉट रिक्वायर कन्वर्जेंस ऑन ऑल इशू बट सेंसिटिविटी so that the differences where these exist are expressed in private and not publicly। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, ये लाइन बहुत ही अच्छी है, आप इसको कहीं भी इस कोड को यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि जितने भी आपके इश्यूज आ रहे हैं सब में हमारा कन्वर्जेंस हो, मतलब जितने भी इशू हैं हाँ दोनों में यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे से यहाँ पर एग्री हो, कन्वर्जेंस हो। मे बी यहाँ पर इंडिया किस चीज से यहाँ पर डिनाई कर रहा हो लेकिन फ्रांस उस चीज को यहाँ पर एग्री कर रहा हो, है ना। सो लेकिन हमें क्या करना होगा, जो हमारे बीच में इशू है वो पब्लिकली यहाँ पे सबके सामने ना आए, प्राइवेट में हम उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। सो ये होती है आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, सो दिस इज वेयर इंडिया फ्रांस टाइज नर्चर्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी एंड रेजिलेंस। तो यहीं पर हम क्या दिखाई देता, फ्रांस और इंडिया की मैच्योरिटी दिखाई देती है और एक रेजिलेंस दिखाई देता है इन देयर फ्रेंडशिप। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज नीडेड फ्रॉम अ गवर्नर इज रेटिसेंस। अब देखिए इस आर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बस हमें उन फैक्ट्स को याद रखना है, बाकी और भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेनली हम बात करते हैं इसमें एक्चुअली हुआ है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि जी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। पहले उन्होंने कहा कि आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स बट स्टिल मैं यहाँ पर कुछ दिन IB में था और उस IB के साथ साथ अभी मैं गवर्नर हूँ। तो ये बहुत ही मतलब नेचुरल हो जाता है कि आप अपनी हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, सबको यहाँ पर अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि किस तरीके से इंडिया को यहाँ पर फ्रीडम मिली है। तो यहाँ पर गवर्नर का ये व्यू है कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है ना, तो मिस्टर रवि हैज बीन रिपोर्टेड एज सेइंग दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट मेड लिटिल इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश डिसीजन टू लीव इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी ने। तो उनका एक तरीके से इसमें स्टेटमेंट में ये आता है कि महात्मा गांधी जी की जो लीडरशिप थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी का जो रोल था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का, वो बहुत ही कम था, हम इसको नहीं कह सकते। मेन जो इम्पैक्ट था वो किसने डाला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर उनका मतलब जो उनकी जो आजाद हिंद गवर्नमेंट थी, उनका जो आजाद हिंद फौज थी, इसका यहाँ पर मेन रोल रहा है। तो ये इनका स्टेटमेंट रहा। उन्होंने कहा कि मैं जब IB में था तो मैंने यहाँ पे वेरियस रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी जिसके तहत
मुझे ये पता चलता है कि इसमें जो मेन रोल है वो किसका आ जाता है, यहाँ पर आजाद हिंद फोर्स का आता है। सो यहाँ पर इनका क्लैरिफिकेशन दिया कि अंडर द क्रिटिसिज्म फॉर हिज assertions and views, Mr. Ravi clarified that he had हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि मेरी रिस्पेक्ट है महात्मा गांधी जी के लिए, बट एट द सेम टाइम ही रिटेरिएट हिज व्यू ऑन द डिपार्चर of the British from the India. There is no doubt that the loyalty of Indian soldiers in the British Indian Armed Force was principal pillar of their rule in India. तो यहाँ पर कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, कोई डाउट नहीं है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया पर, आर्म फोर्सेस पर बहुत ही एक तरीके से प्रिंसिपल प्लेयर रहा। मोस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट इंडियन INA and the naval mutiny shook British confidence in the loyalty of Indian members of their army in India. तो देखिए पहले क्या था, इंडियन सोल्जर्स कहाँ थे, ब्रिटिश इंडिया में, आपकी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें एम्प्लॉय थे। लेकिन फिर क्या होता है, आपका आजाद हिंद फौज यहाँ पर आपकी आती है और नेवल म्यूटनी होती है, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, शूक करने लगा, हिलने लगा कि मतलब मे बी ये जो इंडियन सोल्जर्स है वो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर उन्होंने किसका जो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिपेंडेंस का अचीव करने का, तो मिस्टर रवि जी ने किसको दिया, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा, अब देखिए हमें इस पे पूरा इस डिबेट में यहाँ पर पूरा इंक्लूड नहीं होना है, इंडल्ज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये फैक्ट आप याद रखना है कि had that been, would it have been possible for so many of the lords among them to come together defend 3 officers. तो यहाँ पर प्रेम कुमार सिंघल, गुरबाज सिंह डिलोर एंड शाह नवाज खान एट देयर कोर्ट मार्शल एट द रेड फोर्ट इन 1945 एंड 1946. इनका यहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है, मतलब कि रेड फोर्ट जो आपका लाल किला होता है, तो खुले में मतलब कि इनका जो ओपन कोर्ट में इनका क्या होता है, केस चलता है। तो इसमें जो ग्रेट लॉर्ड्स हम बात करते हैं, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रा, जवाहरलाल नेहरू एंड कैलाश नाथ गुर्जर, इन्होंने क्या किया था, इनका केस यहाँ पर लड़ा था। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, और थोड़ा सा हाँ कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम यहाँ पर देख लें आजाद हिंद फौज के बारे में। सो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करते हैं। ये आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1942 में बाय द मोहन सिंह। ओके, ये आपकी किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई थी, बाय द मोहन सिंह, बट इट वॉज रिवाइव्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन October 21, 1943। इसको स्टैब्लिश किसी और ने किया था, आपको ये याद रखना है, और रिवाइव किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑन October 21, 1943। इसी के लिए हम यहाँ पर 21 अक्टूबर को हर साल आजाद हिंद गवर्नमेंट की तरह हम इसको क्या करते हैं, इसकी एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज बाइडेन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस ड्रॉन डील एम्बेसी। अब देखिए आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि जो आपकी यूएस की गवर्नमेंट है उसके साथ हमारी क्या हुई थी, यहाँ पे ड्रॉन डील साइन हुई थी, है ना। कौन सी ड्रॉन, MQ-9B। अब ये MQ-9B का यूज कहाँ हुआ था, अभी आप सभी को पता होगा, जो रेड सी में आपका इशू चल रहा था, है ना, हुतीज ने हमारे जो कमर्शियल वेसल्स है उसको यहाँ पर अटैक किया था। तो हमने MQ-9B इसी का यूज करते हुए वहां पर इंडियन जो हमारी इंडियन नेवी थे उसका हमने सर्विलेंस किया, और हमारे जो शिप्स वहां पर फंसे हुए थे हमने उसको वहां से निकाला था। तो इसका यहाँ पर अभी ये जो इसकी डील है किसके साथ चल रही है, यूएस के साथ चल रही है, क्योंकि यूएस से ही हम क्या कर रहे हैं, इसको परचेस कर रहे हैं। बट बाइडेन जो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इशू आ रहा है, इस डील पर होल्ड लगा हुआ है। कोई भी जब डील होती है तो यूएस का जो सीनेट होता है, जो लॉ मेकर्स होते हैं, उनके द्वारा पहले वो जो डील होती है उसको पास करवाना होता है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं कि the US embassy has said, reacting on to a report that US lawmaker had placed a hold on the deal, linking it to the पन्नू केस। तो यहाँ पर आप सभी को पन्नू का केस पता है, जो खालिस्तानी यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहा था, पहले यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं इंडिया के ऊपर कि जो पन्नू की यहाँ पे किलिंग है उसमें इंडिया का क्या है, हाथ है ना, उसकी किलिंग में इंडिया का हाथ है। इसी के चलते इस केस को पूरा उनकी लिंक किया जा रहा है उससे, और ड्यू टू दैट थिंग यहाँ पर जो डील है उस पर अभी होल्ड लगा हुआ है। अभी जो MQ-9 भी है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो बाइडेन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि एम्बेसी के साथ वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉन डील को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर हम देखते हैं इसमें जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पर रेज किए हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये क्या आगे निकल कर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपके यहाँ पर देख लेते हैं। द हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन आर कैपेबल ऑफ रिमेनिंग एयरबोर्न ओवर 35 आवर्स एंड कैन कैरी 4 Hellfire missiles and around 450 kg of bombs। तो ये जो आपका MQ-9B है ये आपका हाई लॉन्ग एल्टीट्यूड एंड्योरेंस कर सकता है। इसमें आप 450 kg
तक के बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है ये, और इसमें जो मिसाइल्स है 34 आवर्स तक ये मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। सो इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट है अगर इसकी हमारे यहाँ पर हो जाती है डील। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वी विल प्रेजेंट फुल बजट वंस न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर पोल्स मोदी। अब यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी को पता है आज क्या है 1 फरवरी है ना, तो आज से क्या होगा आपका जो बजट सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब लेकिन आप सभी को पता है 2024 में क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा। इलेक्शन का जब टाइम होता है, इलेक्शन का जो ईयर होता है, उस साल आपका फुल बजट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया जाता है। वहां पर क्या होता है, जब तक इलेक्शन मतलब इलेक्शन कंडक्ट होंगे उससे पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है, तो इसके ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आपका 1 फेब आज से स्टार्ट होगा, इलेक्शन मान लीजिए आपकी कब है मई तक में, तो यहाँ पर फेब से लेकर मई तक के बीच का जो बजट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम बजट कहते हैं, है ना। जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक का जो बजट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम बजट, ये आप सभी को पता है। तो ये इंटरिम बजट, अब इसमें यहाँ पर आपको इंडल्ज नहीं होना है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है, बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम इंटरिम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं बट हम यहाँ पर न्यू बजट भी प्रेजेंट करेंगे। तो मतलब एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस है कि फिर से वो यहाँ पर पावर में आएंगे। तो अब हम इंटरिम बजट के बारे में देख लेते हैं। इंटरिम बजट को हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इसेंशियली मीन्स दैट द गवर्नमेंट सीक्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 4 मंथ्स होते हैं फिजिकल ईयर्स, मार्च अप्रैल, तो इसमें मेनली जो पेइंग सैलरीज हैं, जो भी आपके ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नो चेंज इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर, जो आपका टैक्स का स्ट्रक्चर इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप इस इंटरिम बजट में। जब तक यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक ये आपका इंटरिम बजट चलता है। इसको हम द वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ये आपका 4 मंथ्स के लिए होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू जनरल इलेक्शन के कारण यहाँ पर होता है। सो द रीजनिंग इज दैट देयर इज अ लिटिल टाइम टू गेट। हम इंटरिम बजट को क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास, है ना, फ्रॉम द पार्लियामेंट फ्रॉम वेरियस ग्रांट्स टू मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड टू डिबेट दीज एज वेल एज एनी प्रोविजन फॉर चेंज इन टैक्सेशन। तो इसलिए हम इंटरिम बजट को यहाँ पर क्या लिख करके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।